भाई बीजेपी तो आगे का प्लान बना रही है। बीजेपी ये सोच रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है जिससे उन्हें आगे भी फायदा हो। उधर कांग्रेस और उसके सहयोगी हैं जो हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। कोई इस जेब से बहाना निकालता है, कोई उस जेब से बहाना निकालता है। कभी वोटर को कोसते हैं, कभी ईवीएम को कोसते हैं। अपने अंदर झांक नहीं पाते ये लोग। आज कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के एक सांसद हैं सेंथिल कुमार। उन्होंने संसद में कह दिया कि गोमूत्र वाले राज्यों में ही बीजेपी जीत रही है। यह वही उत्तर बनाम दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स है जिसे विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस के सपोर्टर फैला रहे हैं। यह वही डीएमके है जिसके मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बताया और विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा खूब उठा। अब जब कांग्रेस विधानसभा चुनावों में हार गई तो भी ये लोग नहीं बदल रहे, ना सुधर रहे हैं। कभी सनातन विरोधी बात करते हैं, कभी गाय गोमूत्र की बात करते हैं। कोई बदलाव नहीं है बॉस। ये लोग अपने आप को बदलते नहीं है और चाहते हैं कि रिजल्ट चुनाव का बदल जाए। और जबकि ये वही कांग्रेस है जिसका एक समय पे चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा होता था बॉस। आजादी के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। इसके बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ गाय और बछड़ा। फिर 1977 के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हुआ जाकर। तो दो बैलों की जोड़ी गाय बछड़ा से कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही हाथ अपना बदला, वो पूरी बदल गई कि अब लोग गोमूत्र का भी मजाक उड़ाएं, सनातन का भी मजाक उड़ाएं, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पे इंडी गठबंधन में सबके साथ हैं और जबकि सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का हो रहा है, वो डीएमके का क्या होना है वहां पर। लेकिन आज कांग्रेस जिनके साथ है, जिनकी सहयोगी है, वो लोग सनातन पर, गाय पर, गोमूत्र पर सवाल उठा रहे हैं, हिंदी पट्टी के वोटर को कोस रहे हैं। जबकि ये इन्हीं चुनावों में कांग्रेस को 40% के करीब वोट मिला है, चाहे एमपी में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो। लेकिन वोट भी मिल रहा है और वोट देने वाले को कोस भी रहे हैं। इसके साथ एक और काम चल रहा है, ईवीएम पर सवाल उठा देने का, ईवीएम पर ही डाउट क्रिएट करने का। वैसे तो यह काम पिछले कई सालों से विपक्ष कर रहा है, फिर से वही काम शुरू कर दिया। कुछ बदला नहीं है इन लोगों में। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर शंका जता दी। कमलनाथ इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि जैसे नतीजों में कुछ गड़बड़ी हुई हो। एक बार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को सुनिए, फिर मैं ईवीएम का एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा। सर आपके मुताबिक क्या हुआ? क्या हुआ सर? इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम, मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। अब दिग्विजय सिंह की यह बात थोड़ी देर के लिए पकड़कर अपनी जेब में, दाहिने बाएं जिस जेब में रखना रखिए कि किसको वोट देते हैं यह पता नहीं चलता है। ये अभी मैं बताऊंगा ईवीएम के बारे में। इन लोगों को सब पता है, सब पता है इन लोगों को। आपको गुस्सा आएगा जब ईवीएम की एक एक डिटेल बताऊंगा। आप कहेंगे कैसे लोग हैं बॉस इन लोग। अगर कमलनाथ को इतना ही नतीजों पर संदेह है और उन्हें कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो फिर वो कल शिवराज सिंह चौहान को जीत की बधाई देने क्यों गए थे बॉस? बैठते घर पे कहते कि तो बेईमानी से जीते हैं ये लोग। कल जाके बधाई दिए। आज इनको समझ में आ रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। कल कमलनाथ ने फूलों का गुलदस्ता देकर शिवराज सिंह जी को बधाई दी थी, एक दूसरे से अच्छे से मिल रहे थे। आज कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि उनके कैंडिडेट को वोट नहीं मिल रहा है। पहली बात, अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर कैसे कांग्रेस को 40% के करीब वोट मिल गया? दूसरी बात, अपनी हार की वजहों पर ये लोग बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में क्या हुआ। वहां पर अशोक गहलोत के ओएसडी ने हार के बाद ऐसी बातें कही जिसमें कांग्रेस की हार की वजह छुपी है। गहलोत के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। यह कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की हार है। तीसरी बार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए। यह गहलोत का ओएसडी कह रहा है। आलाकमान के साथ फरेब किया, आलाकमान तक सही फीडबैक नहीं पहुंचने दिया, किसी को विकल्प तक बनने नहीं दिया, आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए।
तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए टिकट दिलवाने की जिद पाल ली। ये नतीजे तय थे, ये अशोक गहलोत का ओएसडी कह रहा है, ये नतीजे तय थे कि कांग्रेस हारेगी। स्वयं मुख्यमंत्री को यह पहले बताया गया था, कई बार आगाह किया गया था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई और उसी दिन से यह खेल शुरू हो गया था। तो बॉस, मुख्यमंत्री का ओएसडी बता रहा है कि हमको पता था कि हम राजस्थान हार रहे हैं, और आज कांग्रेस के नेता खड़े होकर कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। ओएसडी क्यों नहीं बोला फिर कि ईवीएम की वजह से हार गए, हमारे मुख्यमंत्री चौचक काम किए थे? तमाशा बना के छोड़ दिए बॉस ये लोग देश का। जिसका जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं, आए बाएं साएं। ओएसडी कहेगा कि मुख्यमंत्री हरा दिए, बाद में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहेंगे कि अरे भैया यहां तो ईवीएम में खेला लग रहा है। अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि गहलोत के ओएसडी ने जो बातें लिखी हैं वो हैरान करती हैं, पार्टी को इस पर सोचना चाहिए। एक बार सचिन पायलट को सुनिए। जो उनके उस दिन बोला लगता है आपको कहीं कुछ तथ्य में दम है, क्योंकि तुरंत उन्होंने इस तरह की बात निगाह जो बोला है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये चिंता का विषय, क्योंकि बड़े क्लोज सलाहकार है सर, जो गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय। यानी हार की वजह कुछ और है, बहाना ईवीएम को बनाया जा रहा है। अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ करके जीत हार हो रही होती तो बस तेलंगाना बीजेपी क्यों नहीं जीती? वो छोड़ दी, ये काम करो थोड़ा कांग्रेस को दे देते हैं। अच्छा, खुद नहीं जीतती, अगर सेटिंग गेटिंग ही कर रही थी बीआरएस को जिता देती। ये लोग तो कहते हैं बीआरएस बीजेपी की बी टीम है, बीआरएस को क्यों नहीं जिताए? और मैं आपको तेलंगाना का वोट शेयर बताता हूं बॉस। जिस तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली, तेलंगाना में आप देखिए किसको कितना वोट शेयर मिला है। बीआरएस को करीब 37.35% वोट मिला, कांग्रेस को 39.4% वोट मिला, बीजेपी को करीब 14%, 13.9% वोट मिला। तो ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि एक काम करते हैं, कांग्रेस को यहां 40% वोट देते नहीं। अच्छा, अगर ईवीएम का ही खेल होता तो बीजेपी जिन राज्यों में पिछले 8-9 साल में हारी, वहां फिर क्यों हारती? वहां भी जीत जाती। जैसे बीजेपी हारी, कहां कहां हारी भाई? आप देखिए, अभी 2023 में कर्नाटक हारी है, 2023 में हारी है भाई। क्यों कर्नाटक हारते? कर्नाटक बड़ा राज्य है, साउथ में बीजेपी के लिए द्वार खोल रहा था, इकलौता ऐसा राज्य जहां बीजेपी की सरकार थी। क्यों कर्नाटक हार गए अगर ईवीएम हैक हो सकता था? हिमाचल, अभी हिमाचल प्रदेश हारे हैं ना 2022 में, अभी हारे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हिमाचल में कितना क्लोज फाइट था, महज 30-35 हजार वोट के अंतर से बीजेपी वहां सरकार गंवा दी। क्यों हारते हिमाचल? फिर पंजाब में क्यों हारते? 2022 में पंजाब गंवाए ना भाई, आम आदमी पार्टी कहती कि हमको खत्म करना चाहते हैं, तो पंजाब 2022 में हारे। दिल्ली आप देखिए, दिल्ली 2020 में हारे, 2015 में हारे। अगर आम आदमी पार्टी को खत्म ही करना था तो बीजेपी खत्म क्यों नहीं कर देती? पंजाब क्यों हारती? दिल्ली क्यों हारती? और दिल्ली में हार भी रही है तो 67 सीट 70 में से आम आदमी पार्टी को दे रही है। अरे कुछ अपने, मान लीजिए सेटिंग गेटिंग हो सकता था तो अपने 30 विधायक रख लेती, उनको 40 दे देती, उनको 67 दे दी कि भाई वो माहौल बनाए कि भैया हमको देखो कितना दिल्ली में प्यार मिलता है। बंगाल हारी, जिसको लेकर इतना सवाल उठा कि भाई अमित शाह तो कहे थे वहां सरकार बन रही है, क्यों अमित शाह अपनी फजीहत कराएंगे अगर ईवीएम में सेटिंग गेटिंग हो सकती है? ये क्या तमाशा करते हैं बॉस आप लोग? ये तो लॉजिक की बात कर रहा हूं, अभी फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको कि ईवीएम में कैसे हैकिंग हो ही नहीं सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को ईवीएम में गड़बड़ी दिख रही है, जबकि खुद कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो ईवीएम को सही मानते हैं। जैसे कार्ति चिदम्बरम ने आज कहा कि ईवीएम पर पूरा भरोसा है। सुनिए एक बार पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को। As I said, I personally have confidence in the EVM. I know that there are other members in my party who have a different opinion. So I have no empirical evidence, or neither have I been presented with anything which makes me suspect the robustness of the EVM machines. So I personally have confidence in the EVM machines. बॉस, ये लोग जो भी तमाशा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ईवीएम हैक हो सकता है। आज मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूं और ये कान खोल के सुनिए एक एक चीज कि क्यों ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। और ये बात इन सारे नेताओं को पता है, ये भी आज आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा।
सबसे पहले आप देखिए कि जिस ईवीएम की बात हो रही है कि भाई ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, उसमें चिप लगा हुआ है। अरे बॉस, कुछ चिप यहां भी लगाइए आप लोग। ईवीएम को अगर आप देखेंगे, ईवीएम में दरअसल 3 मशीनें होती हैं जिनको मोटे तौर पर इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देखिए, एक जो ये मशीन होती है इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, कंट्रोल यूनिट इसको कहते हैं। ये आपकी हो गई वीवीपैट। इसमें यहां पर ये शीशा लगा हुआ होता है और इसमें आपने जिसको वोट दिया, मान लीजिए कांग्रेस को दिया, जिस कैंडिडेट को दिया उसका नाम लिख के इस पर्ची में दिखता है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये बैलेट यूनिट है। ये देखिए, इसको कहते हैं बैलेट यूनिट, जिसमें आप जाते हैं और वोट बटन दबाते हैं और उसके बाद वोट पड़ता है। अब पहली बात तो ये कि इसके अंदर ना कोई वाईफाई होता है ना कोई ब्लूटूथ होता है। ये दोनों ही सिस्टम इसके अंदर होते ही नहीं है। नो वाईफाई नो ब्लूटूथ। जब वाईफाई है ही नहीं, ब्लूटूथ है ही नहीं, तो बाहर से कनेक्ट कैसे करोगे भैया? कैसे करोगे मुझे ये तो बताओ। 8वीं मंजिल पे घर है, ना सीढ़ी बनी हुई है बिल्डिंग में, ना लिफ्ट लगा हुआ, जाओगे कैसे? हवा में उड़ते हुए जाओगे क्या? वैसे ही जब नहीं है वाईफाई, जब नहीं है ब्लूटूथ, तो कैसे जाओगे? दूसरी बात, ये बैटरी से चलने वाली मशीन है, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चलती, इनमें बैटरी लगा हुआ होता है। उसके बाद जो ये कंट्रोल यूनिट है, ये आपके बैलेट यूनिट से, जिससे आप वोट डालते हैं, इससे तार के जरिए जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उसमें वाईफाई ब्लूटूथ कुछ है ही नहीं, तो तार से जोड़ के रखते हैं उसको। और ये कंट्रोल यूनिट जो है, इसको एक बार में एक्टिवेट करता है वहां जो ऑफिसर बैठा होता है, वो यहां बटन दबाता है, तब आपका बैलेट यूनिट एक्टिव होता है। जब एक्टिव होता है, आप एक बटन दबाते हैं, कोई भी आप बटन दबाते हैं, वो वोट पड़ता है। और उसके बाद वो ये आपका जो यूनिट है, ये लॉक हो जाता है। उसके बाद जब ये दोबारा यहां से उसको एक्टिव करेगा तभी होता है। ये नहीं कि वहां गए और 4 बटन दबा दिए, 4 वोट पड़ गया। एक वोट पड़ते ये लॉक हो जाएगा जब तक दोबारा उसको चुनाव अधिकारी एक्टिव नहीं करेगा। और जैसे ही आप वोट डालते हैं, वो वोट की तस्वीर इस वीवीपैट मशीन में, ये जो जगह बनी रहती है शीशा, इसमें कागज में लिख कर आता है कि आपने कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, किसको दिया, वो दिखता है। 6 सेकंड यहां पर अटका रहता है वो कागज, साफ दिखता है कि किसको वोट दिया। और उसके बाद जाके वो पर्ची जो है वो एक सील बंद डब्बे में जाके गिरती है। कहां से हैकिंग हो गई बॉस? कह रहे थे ना दिग्विजय सिंह कि हमको पता नहीं किसको वोट दे दिया। ये वीवीपैट में पर्ची अपने हवा में छप के आ जाती है। और सुनिए, ईवीएम का प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब कैसे इन लोगों को एक एक चीज पता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, अब आपको यह समझाता हूं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि पूरे देश के ईवीएम अगर इस्तेमाल नहीं हो रहे होते तो वो ईवीएम के वेयर हाउस में उनको रखा जाता है। यहां से ही ईवीएम चुनाव के लिए इस्तेमाल होने के लिए जाती है। और यह बात ध्यान रखिए कि जब भी ईवीएम का वेयर हाउस खोलना हो तो नेशनल और स्टेट पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाकर ही इसे खोला जाता है। मतलब हर पार्टी का वहां रिप्रेजेंटेटिव होता है, तब वो वेयर हाउस खुलता है, तब उसमें से ईवीएम निकलता है। इन वेयर हाउस की हर 3 महीने में चेकिंग होती है और यह चेकिंग भी स्टेट और नेशनल पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने होती है कि भाई यहां ईवीएम रखा है, ठीक से रखा है, चेक कर लो। वेयर हाउस को खोलते और बंद करते समय इसकी वीडियोग्राफी भी होती है। जब चुनाव होने होते हैं तो उससे पहले ईवीएम और वीवीपैट की सबसे पहले तो FLC यानी फर्स्ट लेवल चेक होता है। यह जांच ईवीएम बनाने वाली जो 2 कंपनियां हैं, BEL और ECIL, इसके इंजीनियर करते हैं कि भाई ये ईवीएम ठीक है कि नहीं, काम के लायक हैं कि नहीं। लेकिन यह काम भी अकेले खोपचे में किसी कमरे में बैठ के नहीं होता। ये जांच फर्स्ट जो जांच होती है ईवीएम की चुनाव के पहले, ये भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने होती है। ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आप वाले, जिस पार्टी के नेता होते हैं ना जो कह रहे हैं ईवीएम कोई हैक हो सकता है, जो भी पार्टी का कहे, उसका प्रतिनिधि वहां होता है जिसके सामने पहले लेयर की चेकिंग होती है ईवीएम की कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद ईवीएम में मॉक पोल होता है, यानी नकली पोलिंग करके देखा जाता है कि ईवीएम ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इसमें 5% ईवीएम को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद उसमें वोटिंग करते हैं और उसका मिलान वीवीपैट से होता है। इस पूरी प्रक्रिया में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सामने बैठे होते हैं और उनको भी खुद वोट डालने दिया जाता है कि तुम चेक करो कि ठीक से वोट पड़ रहा है कि नहीं। खुद 5% ईवीएम को सेलेक्ट करने भी दिया जाता है कि अच्छा ये वाला ईवीएम तुमने सेटिंग की होगी तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि तुम हमको छोड़ो, तुम सेलेक्ट करो कौन सा ईवीएम लेना है। फिर वो किसी पार्टी का प्रतिनिधि सेलेक्ट करता है कि ये वाला में चेक कराइए।
उसमें चेक करते हैं, वोट डालते हैं, वीवीपैट से क्या पर्ची निकली है चेक होता है। ईवीएम की कंप्लीट टेस्टिंग के बाद राजनीतिक पार्टियों को ईवीएम की लिस्ट थमाई जाती है जो चुनाव में इस्तेमाल होगी, और उनकी सील, फॉर्म और रजिस्टर पर सिग्नेचर कराया जाता है। जो ईवीएम, अब ये तो है नहीं कि यहां चेक कराए दूसरा वहां इस्तेमाल हुआ दूसरा, जो चेक कराए वो सारा का लिस्ट देते हैं कि यही यूज होना है। इसके बाद 10% ईवीएम को जागरूकता अभियान के लिए ले जाया जाता है कि कैसे इसका इस्तेमाल होना है। इसकी लिस्ट भी सभी पार्टियों को दी जाती है कि कौन कौन सा ईवीएम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर ईवीएम में एक यूनिक नंबर होता है। सारी पार्टी को लिख के देते हैं कि देखो फलाना ईवीएम लेके जा रहे हैं जागरूकता अभियान के लिए। अब चुनाव की प्रक्रिया के दौरान की बातें आपको बताता हूं कि जब चुनाव चलता है कैसे ईवीएम पहुंचते हैं, कैसे वोटिंग होती है, कैसे रखे जाते हैं और कैसे काउंटिंग होती है। क्या इसमें कोई ऐसा हिस्सा है जो राजनीतिक प्रतिनिधियों को न पता हो? सुनिए गौर से। चुनाव के लिए जैसे ही ईवीएम को विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में भेजा जाता है तो सबसे पहले उनका रैंडमाइजेशन होता है। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी ईवीएम को किसी भी जगह पर अलॉट कर देना, मतलब ताकि किसी को पता न चले कौन सा ईवीएम कहां जाएगा, किसी को पता न चले कि किस नंबर का ईवीएम किस बूथ पर जाएगा। यह सब कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने होता है, जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती। यहां भी हर पार्टी का कैंडिडेट रहता है या उसका प्रतिनिधि रहता है। इसके बाद भी जब पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम पहुंचते हैं तो वहां उनको फिर मिला देते हैं, रैंडमाइजेशन कर देते हैं, और यह भी इन राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने होता है। फिर वोटिंग से पहले 5% ईवीएम को टेस्ट के लिए चुना जाता है, जिसमें 1000 वोट डाले जाते हैं और उनकी मैचिंग वीवीपैट से कराते हैं, और यह भी सारे प्रतिनिधियों के सामने करते हैं। इस प्रक्रिया में भी ईवीएम को सेलेक्ट करना, रैंडम वोटिंग करना और वीवीपैट से मिलान करना, सब कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को करने की छूट होती है कि तुम खुद करके देख लो। उसके बाद जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन भी इसी तरीके से मॉक पोल होता है, मतलब वोटिंग शुरू होने के पहले सारे पार्टी के प्रतिनिधि को बुलाते कि बीजेपी वाला तुम भी आओ, कांग्रेस वाला तुम भी आओ, आम आदमी पार्टी वाला तुम भी आओ। उसके सामने ईवीएम की चेकिंग होती है। ईवीएम में 2 बटन होता है, एक टोटल काउंट, एक रिजल्ट। तो रिजल्ट वाला दबा के दिखाते कि देखो इसमें 0 वोट पड़ा है ना। उसके बाद वहां पर वोट डाल के दिखाते हैं कि देखो इसमें जो वोट डाल रहा है वही वीवीपैट से निकल रहा है कि नहीं, चेक कराते हैं 50-60 वोट डाल के। उसके बाद उसका काउंटर 0 कर देते हैं कि देखो आप शुरू करेंगे। टोटल वाला दबा के दिखाते हैं कि देखो अब इसमें 0 वोट है। फिर जब तक वोट पड़ रहा है तब तक प्रतिनिधियों को बूथ में रहने की अनुमति होती है, सवाल करने की अनुमति होती है और रिपोर्ट करने की भी अनुमति होती है। वोटिंग से ठीक पहले यह भी देखा जाता है कि ईवीएम से पहले से कोई वोट तो नहीं पड़े हैं, उसका मिलान किया जाता है, कुल वोट पड़े हैं, शून्य है या नहीं है, सब चेक हो जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि को अगर शक होता है कि बूथ पर फर्जी वोटिंग हो रही है तो किसी भी वक्त वोटर की संख्या का मिलान प्रतिनिधि कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक रिजल्ट वाला है जो काउंटिंग के दिन चेक होता है, एक बटन दबाइए रिजल्ट आ जाएगा। एक उसी ईवीएम में टोटल होता है, वोटिंग हो रही है और आपको शक हो रहा है कि भाई अंदर 10 लोग गए लेकिन 20 वोट पड़ा है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। आप जाइए अंदर, बोलिए, बोल सकता है किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि कि हमको लग रहा है तुम गड़बड़ वोट डलवा रहे हो। वो टोटल बटन दबाएगा, वो दिख जाएगा कि अभी तक कितना वोट पड़ा है। कहां हैक करेंगे बॉस, झूठे कुछ बोलना है। वोटिंग खत्म होने पर प्रतिनिधियों को सभी ईवीएम का सीरियल नंबर दिया जाता है ताकि काउंटिंग के दिन यह मिलान किया जा सके कि सही ईवीएम के वोट की काउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब वोटिंग के बाद भी ईवीएम चेंज नहीं हो सकते। चुनाव के बाद सभी प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम को सील किया जाता है और उन्हें हेवी सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी होती है, यहां तक कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम से भरी गाड़ी का पीछा करने की भी अनुमति दी जाती है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कि तुम चलो साथ साथ देख लो कहां लेके जा रहे हैं। ईवीएम को फिर स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। उस वक्त उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि वहां मौजूद होते हैं। उन्हें स्ट्रांग रूम के लॉक पर अपनी खुद की सील लगाने का भी हक होता है। उन्हें यह भी हक होता है कि वो स्ट्रांग रूम की लगातार निगरानी कर सकें। वहां सीसीटीवी जो लगा होता है उसका एक्सेस दे देते हैं कि तुम देखते रहो 24 घंटा कैमरे पर। स्ट्रांग रूम के दरवाजे पे जो सील लगती है, एक ही दरवाजा होता है, उस कमरे में और कोई दरवाजा ही भी नहीं होता। उसमें सील लगाते हैं, उस सील पे सबका सिग्नेचर लेते हैं। बीजेपी वाला भी साइन करेगा, कांग्रेस वाला भी करेगा, आप वाला भी करेगा, लेफ्ट वाला भी करेगा, हर पार्टी का करता है कि देखो ये सील बाद में बदल ना जाए। काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम को प्रतिनिधियों के सामने खोला जाता है, उनको
मिलाते हैं कि देखो ए सील पे तुम साइन किया था ना, देखो साइन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई अगर वो पर्चा फट जाएगा तो इसका मतलब दूसरा खेल हुआ है। सबका साइन मैच होता है तब रूम खुलता है। फिर ईवीएम को बाहर निकालते हैं, उस ईवीएम का भी सीरियल नंबर दिखाकर खोल देंगे। देखो तुमको उस दिन लिख के दिया था ना कि फलाना नंबर का ईवीएम है, वही है, देखो अब इसको खोल रहे हैं। सब कुछ इन लोग के सामने होता है, सब कुछ। हर पार्टी का वहां उम्मीदवार होता है, सब कुछ या उसका प्रतिनिधि होता है, सबके सामने दिखा के होता है। अब तक कुल 38,156 वीवीपैट की मैचिंग हो चुकी है और एक भी नॉट सिंगल वन केस ऐसा मिला है जिसमें ट्रांसफर ऑफ वोट देखने को मिला हो। मतलब वहां दिखे कि बीजेपी को वोट पड़ा है और वीवीपैट में दूसरा वोट रहा हो, एक भी नहीं। और इसके बाद ये लोग तमाशा करते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। अरे हैक होता है तो उस वक्त क्यों नहीं बोलते कि गलत दिख रहा है? हर जगह एक एक पॉइंट पे इनके लोग होते हैं और अगर शक हो फिर भी तो कोर्ट जाया जा सकता है। इसके लिए इलेक्शन पिटीशन पीरियड है जिसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जब तक ये पिटीशन हाईकोर्ट से पूरी तरह से निपट नहीं जाती तब तक ईवीएम को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है और कोर्ट के आदेश पर इनकी रिकाउंटिंग हो सकती है। काउंटिंग के बाद भी जहां पर इन ईवीएम्स को सुरक्षित रखते हैं कि कल को कोई सवाल पूछ दे तो दोबारा दिखाएंगे, उस रूम में भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के सिग्नेचर होते हैं सील पे। माथा पीट लीजिए बॉस की, इसके बाद भी ये लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। हमारे यहां बिहार में इसको थेथरई कहते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि एक देश में सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और अपने ऊपर सवाल ना उठे, इसलिए ये लोग इस हद तक जाते हैं कि एक अच्छा खासा सिस्टम जो शायद ही किसी देश में हो उसको भी बदनाम करते हैं हर बार। इसलिए आपको दिखाया कि अगली बार कोई बोले ना कि ईवीएम हैक हुआ है, मारिए कोने के भाग, ईवीएम हैक हुआ है। पाठशाला में अब राजस्थान के उस नेता का चैप्टर जिसकी तुलना योगी आदित्यनाथ से हो रही है।